नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। देश और दुनिया की खबरें लेकर हाजिर हैं हम, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। ईरान जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। बोले हमेशा के लिए खोल रहा हूं हॉर्मुज, बंद करने की फिर नहीं आएगी नौबत। ट्रंप का दावा, चीन ने ईरान को हथियार नहीं देने पर जताई सहमति। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते तक और बढ़ सकता है सीज फायर। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्यस्थों की कोशिशों में हुई प्रगति, दोनों पक्ष जल्द कर सकते हैं बातचीत। ट्रेड डील पर भारत और अमेरिका के बीच फिर शुरू होगी बात। अगले हफ्ते यूएस के दौरे पर जाएगी भारतीय टीम। 20 से 22 अप्रैल को यूएस टीम के साथ बैठक। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत का शानदार प्रदर्शन। पिछले साल के मुकाबले 4% से ज्यादा ग्रोथ दर्ज। गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट ने ट्रेड डेफिसिट पर डाला नकारात्मक असर। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। कैपिटल मार्केट आईटी रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा चढ़े। लोकसभा में 1/3 महिला आरक्षण के लिए कल से संसद का सत्र। दक्षिण भारतीय राज्यों की शंकाओं को सरकार ने किया खारिज। समान अनुपात में बढ़ेगी सभी राज्यों की सीटें। बिहार में पहली बार बना बीजेपी का मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी ने ली सीएम पद की शपथ। जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव बने डिप्टी सीएम। सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर नोएडा में आज भी कई जगह फैक्ट्री मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। नोएडा फेज 2 में ज्यादातर बड़ी फैक्ट्रियां बंद। यूपी सरकार का न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला। खत्म हुआ छात्रों का इंतजार। सीबीएसई ने 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट किया जारी। दक्षिण भारत के राज्यों ने फिर से मारी बाजी। विजयवाड़ा और बेंगलुरु रीजन में पास प्रतिशत 99% से ऊपर। दिल्ली का प्रदर्शन भी 97% से ज्यादा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, ईरान युद्ध खत्म करने के लिए इसी हफ्ते फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुशखबरी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए खोल रहे हैं और ये अब फिर कभी दोबारा बंद नहीं होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है इस ईरान युद्ध पर और ट्रंप के नए बयान को कैसे देखा जाए आखिर? देखिए, सबसे लेटेस्ट अपडेट तो यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ईरान युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान थी, क्योंकि ईरान वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में ठप पड़ गई थी या फिर असर पड़ रही थी। अब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे बयान जारी करके कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो खोल रहे हैं और खोल ही नहीं रहे हैं, हमेशा के लिए खोल रहे हैं। उनका यह बयान इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ईरान वार शुरू हुआ था तो उस वक्त सबसे पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था। उसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, लेकिन इस्लामाबाद बातचीत जब विफल हो गई तो ईरान को सबक सिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी। फिर से वो बंद हो गया। अब ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल रहे हैं और हमेशा के लिए खोल रहे हैं, वो अब कभी बंद नहीं होगा। तो इस पूरे ईरान युद्ध से उपजी समस्याओं का 75% निपटारा तो वैसे ही हो गया समझिए। हालांकि इसके पीछे उन्होंने हवाला ये दिया है कि चीन ने कहा है कि अब वो ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। हालांकि चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उन्होंने दावा किया इस वजह से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं, क्योंकि हमें अगले हफ्ते चीन जाना भी है, तो वहाँ पे काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हो सके, इसके लिए जमीन यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक और खुशखबरी इस बात को लेकर के है कि जो इस्लामाबाद में ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत विफल हो गई थी, फिर से बातचीत शुरू होने के आसार जग गए हैं। इसी हफ्ते के आखिर में फिर से दूसरे दौर की बैठकें शुरू हो सकती है, ताकि ईरान युद्ध हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। और जो 15 दिन की डेडलाइन थी ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उस डेडलाइन को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिला कहें तो ईरान युद्ध अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है और उसका जो केंद्र था, कह सकते हैं एपी सेंटर था, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो पूरी तरह से खुल जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत की खबर है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, तो अभी तो हम सब यही उम्मीद करेंगे कि इस बातचीत का जरूर कोई सकारात्मक परिणाम निकल आए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
लोकसभा में महिला आरक्षण तुरंत लागू करने के लिए कल से 3 दिन के लिए संसद का सत्र बुलाया जा रहा है। 18 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में सरकार महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिल पेश करेगी और इसी सत्र में लागू करने की भी कोशिश करेगी। लेकिन इस बिल को लेकर अभी से राजनीति तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने दक्षिण भारतीय राज्यों की शंकाओं को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सभी राज्यों की सीटें लोकसभा में समान अनुपात में बढ़ेगी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, समझने के लिए फिर एक बार चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये समझाइए कि आखिर सरकार महिला आरक्षण पर कौन कौन से बिल लाने जा रही है और उससे क्या कुछ बदलाव होने वाला है। देखिए, सरकार महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिल लाने जा रही है। कल से संसद के 3 दिन का सत्र होगा, उसमें तीनों बिल रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बिल जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव को लेकर के है। इसके अलावा परिसीमन को लेकर कानून है और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के कानून है। इन तीनों बिल का मकसद ये है कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण लागू किया जा सके, 33% महिला आरक्षण लागू किया जा सके। इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है, लोकसभा में सीटों की जो अधिकतम संख्या है, जो अभी 550 है, फिलहाल सीटें तो उसे 543 ही हैं, उस अधिकतम संख्या को बढ़ा करके 850 करने जा रही है, जिसमें 815 राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगी और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करेंगी। इसमें 2 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पहला कि पहले यह कहा गया था कि ये जो संख्या बढ़ाई जाएगी, महिला आरक्षण किया जाएगा, वो इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो नई जनगणना होगी इसके आधार पर किया जाएगा। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जो ताजा जनगणना है उसके आधार पर किया जाएगा, यानी 2011 की जनगणना के आधार पर यह परिसीमन किया जाएगा, 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण दिया जाएगा। यह सरकार ने साफ कर दिया है। तो इन तीनों बिल को लेकर के संसद के इसी सत्र में जो 3 दिनों तक चलेगा, सरकार इसको पारित कराने की कोशिश करेगी। साथ ही लक्ष्मण जी, आखिर इस पूरे विषय पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा पेंच ये था कि जो सरकार संख्या बढ़ा रही है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50% बढ़ा रही है, उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों को आशंका इस बात को लेकर के थी कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाएगा लोकसभा में और दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होगा, क्योंकि जनसंख्या उनके यहाँ कम बढ़ी है, उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है। इसको लेकर कई दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसका विरोध किया था। अब सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह विरोध बिल्कुल निराधार है, यह शंका निराधार है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जिस अनुपात में जिस राज्य की सीटें लोकसभा में अभी हैं, उसी अनुपात में राज्यसभा में सीटें लोकसभा में उसी अनुपात में राज्यों की सीटें रहेंगी। यानी 50% सीट बढ़ रही है लोकसभा में, तो हर राज्य की 50% सीटें यहां पे बढ़ेंगी। तो ऐसा नहीं होगा कि उत्तर भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में ज्यादा हो जाएगा और दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सरकार ने इसको खारिज कर दिया है और इसको जोर शोर से पारित करने की कोशिश करेगी। इसीलिए कल जब ये बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी खुद करने वाले हैं और इस बिल पर चर्चा का जवाब जो है गृह मंत्री अमित शाह खुद देने वाले हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार की सियासत में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है और इस अध्याय का नाम है सम्राट युग। पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। सम्राट चौधरी ने शपथ लेकर सत्ता की कमान संभाल ली है। हालांकि नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी सत्ता में मजबूती से साझेदारी पर डटी हुई है। जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि आज बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर श्री सम्राट चौधरी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी सम्राट चौधरी को बधाई दी है। वहीं सम्राट सरकार में जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम बने विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल में भाजपा भी शामिल है और नीतीश की कार्यशैली पर सरकार चलती रहेगी। नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है, उन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है।
वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार की जनता फिर से कभी जंगल राज नहीं आने देगी। आगे भी नीतीश कुमार की नीतियों पर ही बिहार चलेगा। नीतीश जी का निर्णय है, नीतीश जी ने निर्णय लिया कि हम दिल्ली जाएंगे तो 25 से 30 रहेंगे। नीतीश जी तो रहेंगे ही, नीतीश जी की नीतियां रहेगी, नीतीश जी के रोड मैप रहेंगे। कल भी सम्राट चौधरी ने कहा और आज भी मेरे जैसे लोग कह रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी लालू जी की पाठशाला में से ही निकले नेता है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि नीतीश को सीएम पद से हटाए जाने की योजना बीजेपी ने चुनाव से पहले ही बना रखा था। ये तो चुनाव से पहले ही तय था, इसमें कहाँ किसी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तय हुआ कि भाई नीतीश जी को रहने नहीं देगा ये लोग, भाजपा के लोग चुनाव के बाद। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया, बिहार का खजाना खाली है। बिहार में बड़ा बदलाव हुआ है। पहली बार बिहार में बीजेपी ने अपना सीएम बनाया है। सत्ता के इस नए अवतार के कर्णधार बने हैं सम्राट चौधरी। आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। बिहार के नए सम्राट, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत के लिए भारतीय टीम अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएगी। पिछले 2 महीने से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रेड डील पर कोई 1-to-1 आधिकारिक बातचीत नहीं हो सकी थी। भारत की कोशिश होगी कि 10% टैरिफ लागू होने के बाद भारत को बाकी देशों के मुकाबले एक बेहतर डील मिल सके। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए क्या कुछ अपडेट है पूरी ट्रेड डील को लेकर? बिल्कुल, देखिए आधिकारिक तौर पे ये जानकारी सामने आ चुकी है कि भारत की एक टीम चीफ नेगोशिएटर की अध्यक्षता में 3 दिन के दौरे पर वाशिंगटन जा रही है, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है उसको लेकर चर्चा होगी। ये जो चर्चा है 20, 21 और 22 3 दिनों के लिए होगी और इसमें खास तौर से जो अभी तक एंट्रीम जो ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर फ्रेमवर्क बना है उसके लीगल ड्राफ्ट पर फिर से चर्चा होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो तमाम रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद एक तरह से 10% का टैरिफ पूरे अमेरिका का ग्लोबल टैरिफ बन गया था, जो कि 150 दिनों के लिए लागू है। लिहाजा इस टोटल जो सिचुएशन पैदा हुई है उसके बाद से अब इस जो एग्रीमेंट हुआ था, जो फ्रेमवर्क हुआ था जिस पर 7 फरवरी को मुहर लगी थी, उस पर दोबारा से उसके लीगल ड्राफ्ट पर नेगोशिएशन करनी है। लिहाजा ये टीम जो जा रही है इस पे डील नेगोशिएशन करेगी और साथ ही साथ जो 18% इस एग्रीमेंट के तहत समझौता हुआ था और अभी जो 10% लागू है, कोशिश ये होगी कि आखिर एक बेहतर डील अमेरिका की तरफ से मिले ताकि दोनों देशों के ये हित में डील हो। खासतौर से इसके साथ साथ जो अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ, भारत समेत कई देशों के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस मुद्दे पर भी भारत की तरफ से यूएसटीआर को अपना रिस्पांस सौंप दिया गया है। इस मुद्दे पर भी वहां पर चर्चा होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये काफी एक तरह से लगभग 2-3 महीने के बाद एक आधिकारिक तौर पर 1-to-1 यूएस के अथॉरिटीज के साथ चर्चा होने वाली है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ट्रेड डील को मुहर लगाई जा सके। जी बिल्कुल आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें, एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। युद्ध और अनिश्चितता के माहौल में भी पिछले साल के मुकाबले 4% से ज्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ दर्ज की गई है। हालांकि गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट ने मिलकर ट्रेड डेफिसिट पर नकारात्मक असर डाला है। इस पर ज्यादा डिटेल के लिए चलते हैं आलोक के पास। आलोक, क्या कहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये डेटा फिलहाल? बिल्कुल, देखिए पिछले 2 महीनों से जिस तरह से ग्लोबल अनिश्चितता है, वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, बावजूद इसके भारत का एक्सपोर्ट अगर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिला लें तो 860 अरब डॉलर के पार निकल गए। पिछले साल के मुकाबले 35 अरब डॉलर ज्यादा है और ये अगर परसेंटेज में देखें तो 4.22% ज्यादा है। इसे कह सकते हैं कि ये बेहतर प्रदर्शन है। हालांकि अगर देखें तो मार्च का जो ट्रेड डाटा आया है वो करीब 7.44% पिछले साल के मुकाबले कम रहा है
हालांकि ये पूरे साल में मार्च का डेटा काफी बेहतर आया है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ये 7.44% ज्यादा है। और अगर देखें तो खासतौर से जो मिडिल ईस्ट में जो एक्सपोर्ट होने वाला है, जो भारत का एक्सपोर्ट होता है, वो करीब 58% नीचे गिरा है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक्सपोर्ट पर लगातार नकारात्मक असर इस ग्लोबल अनिश्चितता का दिख रहा है। और खासतौर से जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो भी करीब 35% गिर गया है। इसमें अगर बात करें तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के जो ट्रेड डेफिसिट होता है, उस पर जो गोल्ड और सिल्वर का जो एक्सपोर्ट हुआ है और साथ ही साथ जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है, उसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट पे काफी नकारात्मक असर देखने को मिला, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट देश में काफी ज्यादा हुआ। तो कुल मिलाकर देखें तो एक्सपोर्ट के मोर्चे पर अच्छी खबर है, प्रदर्शन शानदार है, लेकिन ये और बेहतर हो सकता था अगर इस तरह का ग्लोबल अनिश्चितता या युद्ध की सिचुएशन नहीं होती तो। जी बिल्कुल आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में आज भी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए। खासतौर पर नोएडा के सेक्टर 63 और आसपास के इंडस्ट्रियल इलाकों में स्थित तनावपूर्ण रहा है। मजदूरों का आरोप है कि कंपनियां लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर कामकाज प्रभावित हुआ है। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। भारी फोर्स तैनात की गई है और फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। प्रशासन लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है और मजदूरों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। अच्छे ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार में जबरदस्त जोश भर दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी 5 हफ्तों के बाद 24,200 के पार बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स ने भी 1200 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार खरीदारी रही है। आज बाजार का कैपिटल मार्केट, आईटी और रियल्टी जैसे सेक्टर्स ने लीड किया है, जबकि डिफेंस, पीएससी और एनर्जी शेयरों में भी अच्छा एक्शन दिखा है। म्यूचुअल फंड्स ने मार्च का डेटा जारी किया है। मार्च में म्यूचुअल फंड्स ने क्या खरीदा, क्या बेचा, पूरी डिटेल बता रहे मेरे सहयोगी होरमास फटाकिया। मार्च का महीना बाजार के लिए एक बेहद ख़राब महीना था। 6 साल में सबसे बड़ी गिरावट हमने मार्च के महीने में देखने मिली थी बाजार के लिए, और इस गिरावट का फ़ायदा उठाते हुए म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी सारा अपना कैश जो है बाज़ार में डिप्लॉय किया था। लगभग 29,000 करोड़ का निवेश मार्च के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने किया। अब वो कौन से ऐसे शेयर थे जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की? अब SBI म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो नया निवेश उन्होंने इंटरग्लोब एविएशन में, बजाज ऑटो, मीशो, BSE, अजंता फार्मा जैसे शेयर्स में किया, जबकि HDFC बैंक, SBI, सन फार्मा, अर्बन कंपनी जैसे शेयरों में उसने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। जिन शेयरों में अपनी हिस्सेदारी घटी है SBI म्यूचुअल फंड की, उनमें शामिल है HPCL, ONGC, लेमन ट्री और HDFC AMC, जबकि ITC, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, एंजल वन और IEX जैसे शेयरों में पूरी तरह से एग्जिट कर चुका है SBI म्यूचुअल फंड। HDFC म्यूचुअल फंड ने एंथम बायोसाइंसेज, इन्फो एज और पावरिका में नया निवेश किया है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, JK टायर और विशाल मेगामार्ट जैसे शेयरों में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और अल्ट्राटेक, सुंदरम फास्टनर्स, IDFC फर्स्ट, JSW इंफ्रा में हिस्सेदारी को अपनी कम किया है, जबकि TD पावर, TCPL पैकेजिंग और एलेकॉन इंजीनियरिंग से पूरी तरह से एग्जिट ली है HDFC म्यूचुअल फंड ने। कोटक म्यूचुअल फंड ने सिर्फ एक स्टॉक में नया निवेश किया था मार्च के महीने में, और वो पेटीएम था, जिसमें और दूसरे जिस शेयरों में हिस्सेदारी बढ़ी है उनमें अशोक लेलैंड, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सन टीवी नाम शामिल है। बड़े नामों में अपनी हिस्सेदारी को घटाया है, जिसमें HDFC, इन्फोसिस, HCL टेक और ITC जैसे नाम शामिल है, जबकि IGL में से पूरी तरह से एग्जिट ली है कोटक म्यूचुअल फंड ने। ICICI प्रू ने गोदरेज कंज्यूमर, इंडियन होटल्स और एंजल वन जैसे शेयर्स में नया निवेश किया है, जबकि HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल, HPCL, BPCL जैसे शेयरों में अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और HPCL और BP में हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद इंडियन ऑयल में अपने हिस्सेदारी को कम किया है। नायका, सन टीवी और ऐसे नाम है, और L&T में अपनी हिस्सेदारी कम की है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। और मैनकाइंड फार्मा और आदित्य बिरला सन लाइफ AMC से पूरी तरह से एग्जिट ली है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी DLF, बंधन बैंक और ट्रैवल फूड सर्विस
सर्विसेज जैसे शेयरों में नया पैसा लगाया है। एक्सिस बैंक, बीएसई, सन फार्मा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड, फोर्टिस, उनो मिंडा में अपनी हिस्सेदारी को घटाया है और साथ ही साथ एसबीआई कार्ड्स जैसे शेयर से पूरी तरह से एग्जिट ली है। और आखिरी में क्वांट म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो लेंसकार्ट जैसे शेयरों में नया निवेश हुआ है, बजाज फाइनेंस में नया निवेश हुआ है, सफारी इंडस्ट्रीज में नया निवेश हुआ है, एचडीएफसी बैंक में हिस्सेदारी बढ़ी है, एनएमडीसी में हिस्सेदारी बढ़ी है, मनप्पुरम में हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि आरबीएल बैंक जैसे शेयरों में हिस्सेदारी को घटाया गया है और विप्रो, ओएनजीसी और टाटा स्टील जैसे बड़े निफ्टी नामों में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है क्वांट म्यूचुअल फंड ने। तो काफ़ी सारा पैसा डिप्लॉय हुआ है। कुछ नाम ऐसे हैं जिस पे म्यूचुअल फंड्स की एक सामान्य बेट रही है, एचडीएफसी बैंक जैसे, और काफ़ी सारे नामों से एग्जिट भी देखने मिली है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भारत का पहला ओपन एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड लॉन्च किया है। इसके जरिए रिसर्चर्स, स्टार्टअप संस्थान और कंपनियां इन मशीनों पर अपने प्रयोग और सॉफ्टवेयर टेस्ट कर सकेंगे। साथ ही गूगल भी इसी महीने आंध्र प्रदेश में अपना डेटा सेंटर लगाने के लिए नींव रखेगी। इसमें गूगल $15 बिलियन का निवेश करेगी। ये डेटा सेंटर अगले 3 साल में बनकर तैयार होगा। 28th we are laying the foundation for Google Center. From there, 3 years they are going to operate with AI, everything. That will be a big leapfrog again. It will change the culture of Visakhapatnam and also Telugu community and India. Biggest data center is coming. Then naturally curiosity and also learning curve will improve. That culture will change totally. As on today, we are all going to America for launching anything. Now there is a reverse way where they have to come. स्टोन हासिल कर लिया है और कंपनी का लक्ष्य अगले 5 सालों में 10 लाख वाहनों का आंकड़ा छूने का है। प्लांट में कुल उत्पादन में 70% हिस्सेदारी लाइट, मीडियम, हैवी ट्रकों की है, जबकि 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक बसों का है। कंपनी ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स पर विस्तार कर रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हाइड्रोजन बस, जिसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार है और टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग लखनऊ प्लांट में होगी। क्या है इनकी आगे की योजनाएं, इसी पर दीपाली राणा ने बात की है कंपनी के एमडी गिरीश वाघ से। क्या प्लान है एग्जैक्टली ओवरऑल प्रोडक्शन पोर्टफोलियो में ऑल्टरनेट फ्यूल्स के कॉम्पोजिशन का गोइंग फॉरवर्ड? तो देखिए कि टाटा ग्रुप में प्रोजेक्ट अलिंगना हमारा सस्टेनेबिलिटी का गोल है। उसके तहत हमने टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में 2045 तक नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एमिशंस हम अचीव करेंगे। नाउ ये जो रोड मैप होगा वो एक मल्टी फ्यूल रोड मैप होने वाला है, इसलिए हम मल्टी फ्यूल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो CNG हो, LNG हो या बाईफ्यूल हो या बायोफ्यूल हो या बाद में बैटरी इलेक्ट्रिक हो या हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो या हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन हो, हमने इन सारी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा दीज न्यू टेक्नोलॉजीज व्हेन दे हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड, उसमें हमें थोड़ा इकोसिस्टम पे काम करना पड़ता है। तो हम लोग चार्जिंग पार्टनर्स, फाइनेंसिंग पार्टनर्स, इनके साथ भी काम कर रहे हैं ताकि नई टेक्नोलॉजी सेटल हो जाए। सो देयरफॉर यू विल सी कि हम ऑन ऑल द फ्रंट्स वी हैव बीन टेकिंग एफर्ट्स टू एंश्योर दैट वी आर एबल टू मूव टुवर्ड्स दिस गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2045। बट इतना क्लियर है कि यहाँ से जो आगे की जर्नी रहेगी वो मोर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाइड्रोजन बसेस को लेकर क्या तैयारी है सर? देखिए, हाइड्रोजन बसेस में भारत सरकार का हाइड्रोजन मिशन प्लान जो है उसके तहत हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलके कुछ बसेस रन कर रहे हैं। पायलट रन चल रहा है, बसेस और ट्रक्स दोनों, और दोनों टेक्नोलॉजीज हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन और हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो ये बसेस हम रन कर रहे हैं और इसका आउटकम ये होगा कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की कमर्शियल वायबिलिटी कैसे है, फिर उसको फिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चाहिए, और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी मतलब इंजन या फ्यूल सेल में रोबस्टनेस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी कैसे होगी। तो ये 30 महीने का प्रोग्राम चल रहा है जो पिछले साल चालू है, और इसके अंडर हमको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी जो हम फिर से उसमें प्लॉ इन करके टेक्नोलॉजी को प्रूव करेंगे।
तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने हुए विनफास्ट ने भारत में अपनी नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक VF MV-V7 लॉन्च कर दी है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 24,49,000 रुपए है। ये कार कंपनी की VF6 और VF7 ESUV के बाद भारतीय बाजार में तीसरी पेशकश है। परफॉर्मेंस की बात करें तो VF MPV7 में 60.13 किलोवाट्स का दमदार बैटरी पैक दिया गया है जो 204 HP की पावर जनरेट करता है और ARAI के मुताबिक 517 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है। डिजाइन के मामले में इसमें ऑल LED लाइटिंग सेटअप और एक 19 इंच के एरोडायनामिक एलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। वहीं केबिन के अंदर ब्लैक, ब्राउन और ऑल ब्लैक थीम के विकल्प मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसका 7 सीटर थिएटर स्टाइल लेआउट, जिसमें कंपनी का दावा है कि अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर 3rd रो स्पेस मिलता है। ग्राहकों के लिए इसे भी और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए विनफास्ट कई लुभावने ऑफर्स दे रही है, जिसमें पुरानी पेट्रोल डीजल कार एक्सचेंज करने पर 2 लाख रुपए का इंसेंटिव और एक्स शोरूम कीमत पर 75% बायबैक वैल्यू की गारंटी शामिल है। इसके अलावा कंपनी 3 साल का मुफ्त मेंटेनेंस, 7 साल की व्हीकल वारंटी और बैटरी पर 10 साल की वारंटी दे रही है। अब आपको बता दें, CBSE ने 10वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस साल का कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 0.04% ज्यादा है। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है और लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। लड़कियों के पास होने का प्रतिशत लड़कों से बेहतर रहा है। नतीजों में दक्षिण भारत के राज्यों ने एक बार फिर से अपना दबदबा कायम रखा है, जहां केरल और तमिलनाडु के छात्रों ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी छात्रों का प्रदर्शन बढ़िया रहा है। त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा का पासिंग परसेंट 99.79% है, तो चेन्नई का 99.58%। बेंगलुरु की अगर बात करें तो वहां का पासिंग परसेंट है 98.91, तो दिल्ली पश्चिम का प्रतिशत है 97.45। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।